प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 15। और ये 16 नवंबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 8 के लिए है। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, इतिहास की वर्कशीट है ये। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। जैसे कि आप जो है अब तक की वर्कशीट में पढ़ चुके हैं पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक, कि अंग्रेज कैसे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो आज की हम वर्कशीट में पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज के बारे में। आज की वर्कशीट में हम अध्ययन करेंगे। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल था 1773 से 1785 तक, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। यानी कि जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसको ताकत फैलाने में, कंपनी की ताकत फैलाने में भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बम्बई को आज हम मुंबई कहते हैं और मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत में आए तब तक कंपनी का शासन बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास में फैल चुका था और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। आज के समय में जैसे कि प्रशासन को चलाने के लिए राज्यों में बांटा गया भारत को, ऐसे ही ब्रिटिश सरकार ने प्रशासकीय इकाइयों में बांटा था जिनको कहा जाता था प्रेसिडेंसी, शासन को चलाने के लिए। और उन्होंने स्टार्टिंग में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी जिनका नाम था बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो 3 प्रेसिडेंसी थी शुरुआत में अंग्रेजों ने जो बनाई थी, उनका नाम क्या था? बंगाल, मद्रास और बम्बई। 3 प्रेसिडेंसी के नाम थे। बच्चों ये एग्जाम में आ सकता है कि 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी अंग्रेजों की, तो ध्यान रखना है बंगाल, मद्रास और बम्बई। और हर एक शासन गवर्नर के पास होता था। हर एक का शासन किसके पास होता था? गवर्नर के पास होता था। और सबसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जिसने कई सारे प्रशासकीय सुधार किए। तो इसने क्या क्या काम किया था? न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। जैसे 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी। कितनी अदालत होंगी? 2 अदालत होंगी। एक होगी फौजदारी और दूसरा दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत में जो लड़ाई झगड़े से संबंधित का जो सुनवाई होगी, और दीवानी अदालत में पैसे से संबंधित यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे चलाए जाएंगे। दीवानी अदालतों के जो मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। जो दीवानी अदालत थी उनके मुखिया कौन थे? यूरोपीय जिला कलेक्टर। ठीक है। और मौलवी और हिंदू जो पंडित थे उनके लिए भारत के कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। भाई हिंदू कानून पूरे भारत में एक जैसे हो जाएं, एक रूपता रहे इनमें, इसके लिए 11 पंडितों को एक काम सौंपा गया 1775 में कि भारतीय कानूनों का क्या करना है? एक संकलन तैयार करना है, एक नियमावली तैयार करनी है। एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई, यानी कि मुस्लिम कानूनों की भी एक नियमावली बना ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। जो आज के टाइम पे हम न्याय व्यवस्था देखते हैं, जो अदालतें देखती हैं, उसकी नींव किसने रखी थी? उसकी नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इससे पहले तो हमारे देश में जमींदारी प्रथा या राजा जो भी निर्णय लेकर था उसको ही कानून माना जाता था। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता था, सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका नाम क्या था? कलेक्टर, यानी कि कलेक्ट करने वाला, है ना। तो उसका मुख्य काम क्या था? लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। कलेक्टर काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को भी वो संभालता था। उसका कार्यालय, उसका जो ऑफिस था वो कलेक्ट्रेट कहा जाता था। और कलेक्ट्रेट क्या थी? कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का अब एक नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया था। जो जमींदार थे या राजा थे उनको अब महत्व नहीं दिया जाता, उनको निर्णय को महत्व नहीं दिया जाता था। अब पढ़ते हैं हम कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी की फौज के साथ साथ हम मुगल जो फौज थी उसकी भी तुलना करेंगे। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी कि सिपाही आर्मी कहते थे, जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुगल फौज में क्या थे? घुड़सवार थे और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में क्या थे? सिपाही, जो मास्केट, तोड़ीदार बंदूक और मैचलॉक बारूद को माचिस से चिंगाई देने वाली बंदूक से लेस होते थे, है ना। मतलब अंग्रेजों की फौज में और मुगलों की फौज में जमीन आसमान का अंतर था। जहां मुगलों के पास में तलवारबाजी या तीरंदाजी वाले सैनिक थे, वहीं पर अंग्रेजों के पास में ऐसे सिपाही थे जिनके पास में आधुनिक हथियार यानी कि बंदूकें होती थी। तो आज की वर्कशीट में हम देखते हैं दोनों फौजों के बीच में क्या क्या अंतर थे, मुगल फौज और कंपनी की फौज में। तो मुगल फौज मुख्य रूप से सवार, जो मुगल फौज में क्या थे? वो घुड़सवार थे और पैदल सैनिक थे। और कंपनी की फौज में अधिकतर क्या थे? पैदल सेना थे। मुगल फौज में सवारों का दबदबा था, यानी कि घुड़सवार ज़्यादा थे और पैदल सैनिक कम थे। और कंपनी की फौज में सवारों की संख्या क्या थी? कम थी, जबकि पैदल सैनिक क्या थे? अधिक थे। मुगल फौज में तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना होती थी, जबकि कंपनी की फौज में बंदूक चलाने वाले सैनिक होते थे। मुगल फौज में विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर गांव के जो किसान थे वही सेना में शामिल हो जाते थे। जबकि कंपनी की फौज के पास में क्या थे? कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन दे रखा था, उनको अभ्यास करवाया जाता और डिसिप्लिन में उनको रखा जाता था कंपनी की फौज को। और पेशेवर और प्रशिक्षित सेना थी उनके पास में, यानी कि ट्रेंड सैनिक थे उनके पास में। ठीक है बच्चों, ट्रेंड सैनिक थे अंग्रेजों के पास, जबकि मुगलों के पास ट्रेंड सैनिक नहीं थे। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नजरअंदाज कर देते थे, यानी कि एक ही जाति, एक ही धर्म के, एक ही समुदाय के लोगों को सेना में शामिल यानी कर दिया करते थे। और सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही, यानी कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, या किसी जाति का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा। तो उनकी जो भावनाएं थी उनको ध्यान में अंग्रेज नहीं रखते थे। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट लगता है। आपने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा कि कैसे 1857 का विद्रोह फैला। सबसे जो कारण वो यही था कि अंग्रेज इनफील्ड राइफल देना चाहते थे सिपाहियों को, और जो उसमें कारतूस लगाए जाते थे, ये एक अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और जो कारतूस थे वो मुंह से छीलकर ही उनको लगाया जाता था। बिना मुंह से छीले वे कारतूस काम नहीं करते थे। तो जब ये
अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है कारतूस में और ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज लोग। इसलिए हिंदू और मुसलमानों ने, जो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना, क्योंकि गाय हिंदू के लिए पवित्र है और सुअर जो है मुस्लिमों के लिए नापाक है, अपवित्र है। तो जब अंग्रेजों का विद्रोह किया सैनिकों ने, तब अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह को, यानी कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 का विद्रोह, इसको दबा दिया। और उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत के जो धार्मिक और जाति जो भावना थी उनको भी ध्यान रखा। तो आज के ये चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, इस चैप्टर के सारांश में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई और 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से प्रक्रिया और तेज हुई। जब भाई रेलवे आ गई तो ये साम्राज्य इनका अंग्रेजों का बढ़ता चला गया और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, यानी कि 1857 तक पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अब आज की वर्कशीट में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आपको उत्तर लिखना, आंसर लिखने हैं और लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना फोटो खींचकर। तो बच्चों इनके आंसर मैं आपकी सहायता के लिए लिख रहा हूँ, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी उत्तर लिख सकते हो। तो बच्चों पहला प्रश्न है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है, यानी प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। तो ब्रिटिश काल में प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। प्रश्न 2 है, वारेन हेस्टिंग्स कौन था, उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था, प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने अपने शासनकाल में बंगाल, मद्रास और बंबई पर अधिकार जमा कर कंपनी की शक्ति को बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 3 है, वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए। तो क्या क्या सुधार किए थे न्याय के क्षेत्र में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर 2, कोलकाता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। और नंबर 3, हर जिले में 2 अदालत की व्यवस्था की गई, एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत। चौथा प्रश्न है, कलेक्टर का क्या काम था। तो कलेक्टर का काम क्या था, लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी कलेक्टर का काम था। प्रश्न नंबर 5 है, मुगल फौज और कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो मुगल फौज में और कंपनी की फौज में 2 अंतर कौन कौन से हैं। तो मुगल फौज देख लेते हैं, सवारों का दबदबा था, इसमें पैदल सैनिक कम थे और मुगल फौज में तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण सेना थी। कंपनी की फौज में क्या था, कंपनी की फौज में सवारों की संख्या कम थी जबकि पैदल सैनिक ज्यादा थे और कंपनी की फौज में बंदूक चलाने में निपुण सेना थी। नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, सोचकर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। कि भारतीय जो जनता थी वो सिपाही के रूप में अंग्रेजों का काम क्यों करती थी भाई। तो इसका आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हो। भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम 2 वजह से करती थी, एक तो पैसा कमाने के लिए और दूसरा कंपनी जबरदस्ती भारतीय जनता से सिपाही का काम लेती थी। तो बच्चों इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।